अंता विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव जो न सिर्फ एक सीट का मुकाबला है बल्कि बीजेपी के आंतरिक गुटबाजी और वसुंधरा राजे की राजनीतिक प्रतिष्ठा का इम्तिहान भी है। आज ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष यानी कि मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात की है। चर्चा का केंद्र अंता से उम्मीदवार का चयन रहा। हाड़ौती का ये गढ़ वसुंधरा राजे का अपना ही इलाका है, जहां पर उनका बेटा दुष्यंत सिंह लोकसभा सांसद है, लेकिन बीजेपी अभी तक टिकट घोषित ही नहीं कर पाई, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री यानी कि प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतार डाला है। निर्दलीय नरेश मीणा भी दावेदारी अपनी ठोक चुके हैं। क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है या फिर वसुंधरा की रणनीति से फिर जीत का मिलेगा स्वाद? तो चर्चा आज इसी पर होगी और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में तमाम मेहमान भी मुखातिब हो चुके हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता संदीप कलवानिया जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बतौर विश्लेषक के तौर पर मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में मुखातिब हो चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही बीजेपी की तरफ से हितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से हितेंद्र जी आपके साथ में इस चर्चा का आगाज करना चाहूंगी। आज जो तस्वीरें देखने को मिली, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की मुलाकात की तस्वीरें काफी चर्चाओं में रही है, और ऐसे में क्या लगता है, क्या वसुंधरा राजे जीत की रणनीति तय कर रही है या फिर बाजी पलट भी सकती है? ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ पे सामूहिक रणनीति के आधार पे और सामूहिकता के आधार पे कोई भी निर्णय होता है। चुनाव भी हम सामूहिकता पे लड़ेंगे। हमारे यहाँ सब बैठ के निर्णय करते हैं, कांग्रेस की तरह नहीं कि किसी को पता ही नहीं था और आपस में ना बैठक हुई ना कुछ हुआ और टिकट डिक्लेयर हो गया, जैसा कि हम सबने अभी भी देखा कि ना कोई बैठक हुई थी ना कुछ हुआ था और टिकट डिक्लेयर हो गया। हमारे यहाँ बैठ के विचार विमर्श करके सब लोग मिलकर निर्णय करते हैं। वसुंधरा जी का वो गृह क्षेत्र है और हमेशा वहां की जनता ने वसुंधरा जी की बात पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मोहर लगाई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इस चुनाव में भी जैसे पिछले हम उपचुनाव में जीत रहे हैं। कांग्रेस की भी मैंने तो गुटबाजी और एकता की यहाँ पर बात ही नहीं की। मैंने तो गुटबाजी और एकता की बात ही नहीं कही। आप खुद ये सफाई और बयान क्यों दे रहे हैं? मैंने तो गुटबाजी की एकता की कोई बात नहीं की है। हितेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कोई टेक्निकल इशू है। चलिए, संदीप कलवानिया जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप जी, प्रमोद जैन भाया को आपने मैदान में उतार दिया है, लेकिन बीजेपी कह रही है भाई उतारा भी तो किसको उतारा? क्या चेहरों की कोई कमी रह गई थी? कितने मुकदमे दर्ज है? हमारी कांग्रेस पार्टी के पहले वो पूर्व मंत्री रहे हुए हैं और वहां से चुनाव जीत भी चुके हैं, तो हमने धरातल पे जो कार्यकर्ताओं की मांग थी और पार्टी का जो आलाकमान का निर्णय है उसके आधार पे और जनमानस को देखते हुए हमने उनको उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से उनको इस बार अच्छी बढ़त मिलेगी और बहुत अच्छे बहुमत से वो जीतेंगे चुनाव में। जी संदीप जी, आप अच्छी बढ़त की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वहां पर मांग थी। क्या मांग ऐसे व्यक्ति की थी? आप तो अभी तो हमने मेवाराम जैन को देखा है और अब आप इनको उतार देते हैं, तो क्या कांग्रेस के पास में चेहरों की अब कमी हो चुकी है क्या? लेकिन नुपुर जी, कांग्रेस में चेहरों की कोई कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक चेहरे हैं और हर जगह हर विधानसभा चुनाव में अंतर की बात नहीं। तो फिर प्रमोद जैन भाया क्या मजबूरी हो चुके हैं भाई उनके? आपको वो खाया रे खाया, कितना खाया भाया, ये तो आपने सुना ही होगा चुनावों में। आखिरकार फिर ऐसे चेहरे को लेकर के आना क्या आपकी मजबूरी है? नुपुर जी, मैं आपकी बात का जवाब भी दे रहा हूँ। आप हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारा आंतरिक लोकतंत्र जो है और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व ने जो उनके आला कमान ने जो उनकी जनता की जनमानस को देखते हुए निर्णय लिया है। मैं आपको फिर कहूंगा कि कहीं पर भी अंता में ही नहीं है। हमारे कम से कम एक एक दो दर्जन उम्मीदवार हर विधानसभा क्षेत्र में हैं जो कि जिताऊ होते हैं। मगर जो आप कह रहे हैं कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, आज आप कह रहे हैं कि कोई भी कहावत आप राजनीति में इस तरह की चलती रहती है कि खाया या भ्रष्टाचार के आरोप, ये जो आप बता रहे हो ना, कहीं ये प्रमाणित नहीं है। अच्छा। और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की जो
नीति है उससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और जो भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा चुनाव में संदीप जो जी मुद्दे सॉरी, लेके आई पहले थी, अपने उनमें दामन तरह की से बात पूरी तरह करते से हैं। दूसरों के दामन की बात करने से अच्छा है कि अपने दाग को हम धो लें। चलिए मिथिलेश जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में बने हुए, मिथिलेश जी आपने देखा है 2008 के बाद में जब परिसीमन होता है 12 और अंता चुनाव का, तो वहां पर ये कह पाना मुश्किल है कि कांग्रेस का गढ़ या बीजेपी का, क्योंकि बराबर वहां पर पलड़ा अब तक भारी रहा। चाहे मैं 2013 और 23 की बात करूं या फिर 2008 और 18 की बात करूं। 2008 और 18 में प्रमोद जैन भाया, 2013 में हमने देखा कि प्रभुलाल सैनी और 23 में कंवरलाल मीणा। लेकिन अब जो ये उपचुनाव हो रहा है उसमें कौन रहेगा, अभी तक समीकरण क्या कुछ कहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो अंता का चुनाव है वो भजनलाल सरकार का एक लिटमस टेस्ट है, क्योंकि हाड़ौती के गढ़ में और वसुंधरा राजे के बेटे के लोकसभा क्षेत्र में ये सीट आती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रमोद जैन भाया का टिकट दिल्ली से आया, या क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 10 जनपद के 10 गहलोत के लिए द्वार बंद हो गए हैं, तो गोविंद सिंह डोटासरा की रजामंदी पर और प्रमोद जैन भाया के पास क्या पावर है वो सबको पता है, वो टिकट वहाँ से लाए हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बीजेपी का पेच फंसा हुआ है। अभी जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी और मदन राठौड़ जी वसुंधरा राजे जी के निवास पर गए और 1 घंटे तक डिस्कस किया। अब कहा है 2 दिन में घोषणा कर देंगे, क्योंकि प्रभुलाल सैनी को वसुंधरा राजे नहीं चाहती है कि वो उनको टिकट मिले, और उनकी जगह वो कंवरलाल मीणा के घर से चाहते हैं। और बीजेपी का जो संगठन है वो चाहता है कि कोई लोकल आदमी हो, क्योंकि कंवरलाल मीणा मनोहर थाना से आते हैं, वो मनोहर थाना से एमएलए भी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी में अभी पेच फंसा हुआ है। और जिस अंदाज में रतनगढ़ बीकानेर से आते टाइम मुख्यमंत्री कैसा हो, उन्होंने कहा कैसा नहीं कैसी हो, उसके बाद जो सियासी भूचाल बीजेपी में आया हुआ है, जो भी भाषा में हल्के फुल्के अंदाज में सियासी संदेश महारानी वसुंधरा राजे ने दिया है, उसके बाद आज जिस अंदाज में गए हैं, तो निश्चित रूप से अंता की सीट में एक तीसरा फैक्टर जो नरेश मीणा का, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो 14 तारीख को अपना पर्चा दाखिल करने चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो बहुत कुछ कहानियां कहेगा। उसमें वसुंधरा राजे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है भजनलाल जी के लिए कि वो उपचुनाव सारे जीतते रहे हैं। एक दोसा को छोड़ दें जो करोड़ीलाल जी के भाई थे, तो अब तक सारे उपचुनाव उन्होंने जीते हैं। ऐसे में कांग्रेस उपचुनाव में अपना कैसा रिजल्ट दे पाती है। और प्रमोद जैन भाया, क्योंकि वहाँ माली वोट बहुत हैं, 40,000 के लगभग माली हैं, तो ऐसे में क्या अशोक गहलोत फैक्टर काम करेगा, क्या जो माली परंपरागत वोट बीजेपी के वो उसके साथ रहेंगे। नरेश मीणा ने जो गुजर मीणा धाकड़ एक तीनों जातियों को जगाने का ऐलान किया है कि हाड़ौती में तीनों जातियों का गढ़ है, बाकी जातियां का कोई जनाधार नहीं है, केवल पैसे के दम पर राजनीति कर रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे इसलिए भी नाराज है कि कंवरलाल मीणा की सजा घटाने के लिए लगभग प्रस्ताव बन चुका था, और वो प्रस्ताव जल्द ही राज्यपाल के पास जाने वाला था, लेकिन हाड़ौती के एक बड़े नेता के इशारे पर वो रोक दिया गया। अब भजनलाल जी के लिए ये दिक्कत है कि वो बयान तो आपने रोक दिया, अब आप ये सीट जीत कर दिखाओ। तो क्या देवली उनियारा की तरह जैसे कि नरेश मीणा बीजेपी के लिए वरदान साबित हुए, क्या अंता सीट में भी वो वरदान साबित होंगे, ये बीजेपी के लिए चुनौती है। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं नरेश मीणा, अगर वो ये चुनाव में खुद जीत जाते हैं या दूसरी पार्टी को जिता देते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी को मैं ग्वालियर या धौलपुर पहुंचा दूंगा, वो भी देखने लायक रहेगा। तो क्या नरेश मीणा के जो जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है, जो समरावता कांड के बाद यूथ उनके साथ जुड़ा है, तो ये तमाम समीकरण हैं। उन समीकरणों के बीच में निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस, सचिन पायलट नरेश मीणा को टिकट नहीं दिला पाए, सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि ट्विटर पर कोई नेता एमएलए थोड़ी बनते हैं, और इन तमाम परिस्थितियों के बीच में कांग्रेस ने आज उनको 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया नरेश मीणा को। तो प्रमोद जैन भाया अगर जीत जाते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए माना जाएगा कि 2028 की जो रवायत है राजस्थान की, वो मजबूत रहेगी। एक तरीके से मैं कहूंगा कि सेमीफाइनल है, क्योंकि 2 साल के लगभग कार्यकाल हो गया है, जनता कितना पसंद करती है, उन सब चीजों पर मोहर लग जाएगी। तो ये जो चुनाव है ये निश्चित रूप से अंता के चुनाव नहीं है, ये कई अनंत कहानी कहेंगी सियासत की। ठीक है मिथिलेश जी, आप ही की बात का रिएक्शन मैं हितेंद्र जी आपसे लूंगी कि मिथिलेश जी की बात का रिएक्शन भी चाहूंगी।
लेकिन जो अंता सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, ऐसे में कहा जा रहा है कि चैलेंजेस बहुत है। और नरेश मीणा क्या आपके लिए वरदान साबित होंगे या अभिशाप साबित होंगे, आपको क्या लग रहा है? देखिए, नरेश मीणा अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हम मिथिलेश जी की बात का मैं इतना सा ही कहना चाहूंगा, बहुत वरिष्ठ है भाई साहब, कि नरेश मीणा के वोट और केसी मीणा के वोट या कौन लड़े थे वहां पे कांग्रेस से, जो भी देवलियू नियारा में, दोनों को जोड़ लिया जाए, जब भी हमारे कैंडिडेट के 10-12 हजार वोट वहां पे ज्यादा हुआ करते थे, तो हमें कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है इससे नहीं, हम हमारे काम, हमारी सरकार और हमारे कैडर के दम पे राजनीति के बीच में जाते हैं। बिल्कुल, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, ठीक है हितेंद्र जी, लगता है कोई टेक्निकल इशू है। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। तब तक संदीप जी, मैं आपके पास में आऊंगी। कांग्रेस को लेकर के कहा जा रहा है कि चेहरों में कमी है, प्रमोद जैन भाया को यहां पर मैदान में उतार दिया है, लेकिन नरेश मीणा आपके दर पर आते हैं, लेकिन आप उन्हें ना उम्मीद कर देते हैं, निष्कासन उनका हो जाता है। अब ऐसे में क्या लगता है, निर्दलीय ताल ठोक रहे मैदान में कितनी बड़ी मुश्किलें आपके लिए होंगी, क्योंकि कितना बड़ा जनाधार उनका मजबूत रहा है, ये तो हमने देखा ही है और सुना भी है। नुपुर जी, आपके वक्तव्य में 2-3 सवाल निकल के आ रहे हैं कि पहला तो आप कह रहे हैं कि आपके पास चेहरों की कमी है। मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि चेहरों की कोई कमी नहीं है। हमारा जो आंतरिक लोकतंत्र है, जनता का जनमानस है, उसके आधार पे हम जैसे ही उनकी सदस्यता निरस्त हुई थी और वहां सीट का उपचुनाव होना था, तो हमने लगातार वहां से फीडबैक ले रहे थे और हमने उसी को देखते हुए उनमें उनको उम्मीदवार बनाया है, प्रमोद भाई जैन को, क्योंकि वो पहले से भी वहां पर विधायक रह चुके हैं। दूसरे यह बात का मैं आपको जवाब दूंगा कि नरेश मीणा जी के लिए आप कह रहे हैं कि वो उनका, देखो ये लोकतंत्र की खूबी है, कोई भी आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और चुनाव लड़ने की सबको स्वतंत्रता है। तो निश्चित रूप से वो उनका जो निर्णय है वो उनका स्वयं का निर्णय है। पार्टी का जो निर्णय था वो पार्टी ने जनता के सामने रख दिया है, हमने हमारा उम्मीदवार उतार दिया है। तो आगे जो फैसला करना है वो जनता का करना है। चाहे लेकिन 2023 में भी आपने एक दाव खेला था और मुंह की खानी पड़ी। इस बार क्या गारंटी है, जब आप जीत के इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आपकी पार्टी के कई चेहरे कर रहे हैं, ऐसे में इस बार गारंटी क्या है? गारंटी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, चुनाव में हार जीत होती रहती है, मगर जो कैंडिडेट की जो उसकी लोकप्रियता है, जनता का जो पार्टी का विजन होता है, जो सरकार के जो वादे होते हैं, उनको देखकर चुनाव जीते जाते हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जो जनता से वादे किए थे, चाहे आप सड़क, बिजली, पानी की लो, चाहे युवाओं की रोजगार की लो, चाहे बेरोजगारी का लो, चाहे किसानों की आमदनी बढ़ाने का मामला हो, ये तमाम बिंदु हैं जिन पे आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी विफल है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के प्रावधान भी नहीं मान रही, पंचायती संस्थाओं के चुनाव नहीं करा पा रही, नगरीय संस्थाओं के चुनाव नहीं करा पा रही। तो जो आंतरिक, जो निचला स्तर का जो लोकतंत्र है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का, उनको खत्म करने की जो इनकी नीति है, उसके आधार पे आज जनता समझ चुकी है। निश्चित रूप से उनको चुनाव में जो मुद्दे मैंने बताए हैं, उनकी वजह से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और आज जो इनका, ठीक है संदीप जी, आप ही की बात का रिएक्शन मैं मिथिलेश जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर है, उनसे समझना चाहूंगी। मिथिलेश जी, आपने इनको सुना है, कांग्रेस के प्रवक्ता को, लेकिन आज जो तस्वीरें देखने को मिली, क्या उन तस्वीरों को देखने के बाद ये माना जाए कि राज्य की रणनीति का फायदा बीजेपी को मिल सकता है? लेकिन सवाल ये भी है, हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे उनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने काफी कुछ मेहनत की थी और उसका फायदा भी मिला नतीजों की तस्वीर में, तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अब तक जितने भी उपचुनाव हुए राजस्थान में, उनमें भजनलाल जी ने बड़ा कमाल करके दिखाया। उन्होंने जुबेर खान के बेटे को चुनाव हरवाया, उन्होंने सीसराम ओला के पोते को चुनाव हरवाया झुंझुनू में, जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहता था। तो नो डाउट भजनलाल जी ने उपचुनाव में अपना काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन ये अंता का है, ये अंता बड़ी, मुझे लगता है कि जी का जंजाल बनता जा रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि जब तक वसुंधरा राजे तय नहीं करें तब तक बड़ी मुश्किल होगी। अब हालांकि भजनलाल जी ने हर एक समर्पित बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह पूर्व मुख्यमंत्री के निवास पर जाकर, जो क्योंकि वो संगठन से जुड़े रहे हैं और वो संगठन में सबकी सर्वसहमति से राय बन जाए और कोई विवाद नहीं हो, इसलिए 1 घंटे तक उनके डिस्कस किया है। उसके बाद मदन राठौड़ जी वहीं रुक गए और मदन राठौड़ जी ने मीडिया को कहा कि 2 दिन में हम हमारा जो प्रत्याशी उसको घोषित कर देंगे। तो कहीं न कहीं
सबको मनाकर, सबको साथ लेकर, जो एक इनका नारा है, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, तो उस थ्योरी पर भजनलाल जी ने आज गए हैं। और क्या उस थ्योरी से ही वो अंता सीट जीत सकते हैं? क्योंकि अगर वसुंधरा राजे जी के मन में हल्की सी भी दरार आ गई तो मान के चलिए कि फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका बेटा वहां से सांसद है 5 बार के, तो कहीं न कहीं वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट है। लेकिन उनके मन में ये हो सकता है कि मैं चाहती थी कि उपचुनाव हो ही नहीं, राज्यपाल सजा कम कर दे, और वो प्रस्ताव बन भी गया था, फिर किसके कहने पर ये रोका गया, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन फिर भी अगर जो बीजेपी में, क्योंकि लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, अल्टीमेटली हो सकता है कि बीजेपी इस सिचुएशन को पार कर ले। यहाँ पर मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, जोड़ करके एक सवाल रहेगा कि क्योंकि यहाँ पे समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में ये माना जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो फिर कंवर लाल मीणा के परिवार में से ही किसी को मौका दे दिया जाए, क्योंकि वसुंधरा राजे फैक्टर यहाँ पर अहम है। देखिए बिल्कुल वो है, लेकिन जो अंता, क्योंकि वो मनोर थाना के, जो अंता के जो लोग हैं, अंता के जो बीजेपी के नेता हैं, वो कहते हैं स्थानीय लोगों को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि नरेश मीणा भी बाहर के हैं। तो कहीं न कहीं ये एक इश्यू है। लेकिन नरेश मीणा क्या एसटी का वोट ले जाते हैं, जिस तरीके से एससी का वोट ले जाते हैं, और उनके साथ जो नरेश नागर लगे हुए धाकड़, तो क्या धाकड़ लग जाते हैं? तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि सीट पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, वसुंधरा राजे की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो कुल मिलाकर ये सीट बहुत टफ है। मदन दिलावर जी भी वहां से मिनिस्टर आते हैं, तो ये सीट बीजेपी के लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं न कहीं अगर ये नहीं जीतते हैं सीट, गलती से कांग्रेस अपना कमाल दिखा देती है, तो फिर आप मान के चलना कि जो आने वाले पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव, उन चुनावों में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी होने वाली है। और इस चुनौतियों को शायद समझ गए हैं भजनलाल जी, इसीलिए आज वो वसुंधरा राजे के निवास पर जाकर इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। ठीक है हितेंद्र जी, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या इसी वजह से मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री की चौखट पर जाना पड़ता? एक सवाल ये भी, और एक और सवाल है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार के कुशासन का हवाला दिया और इसीलिए उन्होंने अंता सीट पर जीत का दावा किया। देखिए, वसुंधरा जी वरिष्ठ नेता है और हमारे यहाँ पे सभी नेताओं का सम्मान देता है। वसुंधरा जी के यहाँ पे उनके क्षेत्र का मामला था, मुख्यमंत्री जी वहां गए, कि मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और मैडम सबने मिलकर बैठक करी है। डोटासरा जी क्या कहते हैं ये पूरा राजस्थान जानता है, और डोटासरा जी का शासन और कुशासन राजस्थान ने देखा है, और कांग्रेस की इस दुर्दशा के लिए सबसे अधिक कोई जिम्मेदार है तो गहलोत साहब के साथ डोटासरा जी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से शिक्षा विभाग चलाया था उसको राजस्थान आज भूला नहीं है। अंता के लोगों ने भी उस समय में परीक्षा की तैयारियां की होगी जब वो पेपर आउट हुए थे। और जो मेरे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे दावेदार थे, बहुत सारे दावेदार थे, 4-5 बार इस डिबेट में इन्होंने कहा। मैं पूछना चाहूंगा कि 2-3 दावेदारों का नाम बता सकेंगे अंता से कौन कौन लोग टिकट मांग रहे थे? नरेश मीणा और प्रमोद जी को छोड़ के बता दीजिए। आपने कहा कि नहीं हमारे पास दावेदारों की कमी नहीं है, तो नाम गिनवा दीजिए। प्रमोद जैन भाया के अलावा और कौन से चेहरे थे जो आपके दर पर आए कि भाई हमें टिकट दे दीजिए, और आप लोगों ने उन्हें दरकिनार कर दिया है और उन्हें ना उम्मीद करके लौटा दिया? बता दीजिए, नाम गिनवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, जो आप जो कहना चाह रहे हैं कि कितने उम्मीदवार हैं, निश्चित रूप से हमने जो 2023 का जो आम चुनाव था विधानसभा का, उस समय भी दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हर विधानसभा क्षेत्र में मैं कह रहा हूँ लगातार आपको। मैं ज्यादा अरे नाम तो बता दीजिए संदीप जी, आप नाम तो बताइए। यहाँ पर आपको यहाँ बैठ के यहाँ पर आपको नाम बताने के लिए आप कोई ऑथराइज थोड़ी है कि आपको यहाँ नाम गिनाएंगे भाई? नहीं, तो ये तो चर्चा हो रही है ना। अरे दिक्कत क्या है? आप दूसरी बातें भी तो कर रहे हैं, दूसरे मुद्दे भी तो रख रहे हैं इससे जुड़े। हम अंता सीट की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, तो दिक्कत क्या है? यहाँ बैठ के हम थोड़ी, उन जितने भी नाम थे उसमें जितना जो जिताऊ उम्मीदवार था, जो जनता का विश्वसनीय जो जीत सकता है, वो अपने सामने रख दिया। आप तो चुनाव में कैंडिडेट नहीं उतार पाते। अभी तो आपकी तो गुटबाजी अभी तो चरम सीमा पे है। मुख्यमंत्री जी अलग उतारना चाह रहे हैं। ठीक है संदीप जी, आप गुटबाजी की बात करते हैं। संदीप जी, आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको एक आईना दिखा देते हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने अंता में कांग्रेस में अंतर कलह के आरोप लगाए। अब आप जवाब दे दीजिए। कितनी बैठ के कर लें आप, चाहे कितनी बैठ के कर लें, मगर आपका निर्णय, जहां मुख्यमंत्री का निर्णय 25 होता है, तो यहाँ पर आपके उम्मीदवार का भी निर्णय 25 ही होगा।
ठीक है, चलिए मिथिलेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक तो आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना है, बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना है, और लगातार अब जो सियासी इतिहास पिछला जो रहा उसको देख करके क्या लगता है 2025 के समीकरण क्या कहते हैं? क्योंकि प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, पलड़ा हमेशा भारी रहा है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, क्योंकि 2013, 23, 2008 और 18 हमने ये चारों तस्वीरें देखी है। देखिए, निश्चित रूप से प्रमोद जैन भाया वहाँ बड़े अंतर से जीते हुए हैं। प्रभुलाल सैनी से भी बड़े अंतर से जीते थे, कभी वो रघुवीर कौशल से भी बड़े अंतर से जीते थे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी 5000 वोटों से 5000 से ज्यादा वोटों से कंवरलाल मीणा जीते प्रमोद जैन भाया से। तो कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रमोद जैन भाया के पास आर्थिक जो महाशक्ति है वो, और उन्होंने ये तैयारी कर ली थी कि अगर मुझे कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है जी। तो उनकी पत्नी उर्मिला जो भाया है, उर्मिला जैन भाया, उसको बीजेपी टिकट देने की तैयारी में थी। और ये लोग कह रहे हैं कि हाड़ौती के बड़े नेता ने दिल्ली तक उनकी सेटिंग बिठा ली थी। कांग्रेस को इसकी भनक लग गई और कांग्रेस ने तत्काल कि महेंद्रजीत मालवीय जैसा कोई नजारा नहीं हो जाए, उर्मिला जैन भाया कहीं बीजेपी में नहीं चली जाए, तत्काल टिकट दिया, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में आर्थिक शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। तो ये एक बड़ा वहां कॉम्बिनेशन है जिसके खिलाफ नरेश मीणा लड़ रहे हैं कि जिन जातियों के वोट नहीं है वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो जो नरेश मीणा का अभियान है कि गुर्जर, मीणा, धाकड़, माइनॉरिटी, इनको जगाया जाए, तो कहीं न कहीं वहां का जो जातिगत समीकरण है वो प्रमोद जैन भाया के पक्ष में नहीं है। अगर एससी वोट, एसटी वोट, जो धाकड़ वोट और कहीं न कहीं गुर्जर और मीणा, ये कॉम्बिनेशन हो जाता है तो हाड़ौती के 4-5 नेताओं पर एक तरीके से जीत का संकट आ सकता है। उसमें शांति धारीवाल, प्रताप सिंह सिंघवी, प्रमोद जैन भाया और लोकसभा अध्यक्ष भी है, क्योंकि वहां का जातिगत समीकरण बड़ा टफ है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या नरेश मीणा, धाकड़, मीणा, गुर्जर, इस कॉम्बिनेशन को जिसकी अलग जगाई है, जो वसुंधरा राजे के लिए भी चुनौती है, अगर ये जातियां जग जाती है, जो उनका अभियान है, तो हाड़ौती का समीकरण बदलने वाला उपचुनाव है। अगर नरेश मीणा इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हाड़ौती की राजनीति सदा सदा के लिए बदल जाएगी। और अगर आर्थिक शक्ति के आगे वो हार जाते हैं और वापस प्रमोद जैन भाया या बीजेपी से जो कैंडिडेट आता है उनमें से कोई जीतते हैं, तो फिर वही राजनीति चलती रहेगी, क्योंकि वहां कई बार नारे लगते हैं ओम शांति के, ये तमाम सबको पता है। तो उनके खिलाफ नरेश मीणा क्या अलग जगह पाएंगे, ये चुनाव तय करेंगे। बिल्कुल हितेंद्र जी, मिथिलेश जी की बातों का रिएक्शन भी चाहूंगी, लेकिन इसके अलावा सर्दियों में सियासी गर्मी अंता में देखने को मिलेगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि आप लोग पत्ते खोलने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? कश्मकश है या फिर रणनीति है, क्या है? कोई देरी नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले ही चुनाव की घोषणा हुई है। कांग्रेस को जल्दबाजी थी, उन लोगों ने बिना कोई चिंतन मनन बैठक के, उनके पास एक ही नाम था, उन्होंने उसी एक को ही देना था। हमारे पास कई विकल्प हैं, हम सभी विकल्पों में विचार कर रहे हैं। हमारे पास आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी मजबूत है वहां पे, वो लोगों पे सब पे विचार विमर्श करके हमारी पार्टी टिकट देगी। हमारे पास कांग्रेस की तरह विकल्पों का अभाव नहीं था। हमारे कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और सब कार्यकर्ता मिलकर मजबूती से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी। आप ही की बात का रिएक्शन संदीप जी, एक शॉर्ट में आपसे जवाब चाहूंगी, रिएक्शन चाहूंगी। बैठक महामंथन भले ही आज बीजेपी में हुआ हो, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर के चर्चा रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर जाते हैं। इस महामंथन से, बीजेपी के महामंथन से क्या कांग्रेस को सियासी अमृत मिलेगा या फिर सियासी विष मिलेगा 14 तारीख को, 14 नवंबर को? क्या लगता है, संक्षिप्त में बताइएगा। देखिए नुपुर जी, मैं आपको बताऊं, हमारे को ये जो चुनाव है निश्चित रूप से हमारी की जीत होगी। और आप देख ले, तो राजस्थान में जो 20 महीने से जो सरकार चल रही है, नकारा सरकार जो चल रही है, जो पर्ची की सरकार चल रही है, जिससे राजस्थान की जनता त्राहिमाम नहीं है। चाहे कितनी बैठकें कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और चुनाव में हम अच्छी बढ़त से जीत के आएंगे, बहुत अच्छा बहुमत से जीत के आएंगे। और जिस मुद्दों को लेकर ये सत्ता में आए थे उन पे पूरी तरह से विफल है। तो हमारे इनकी बैठकों से ये अपने आपसी झगड़े 14 तारीख को आपके दावों में कितनी सच्चाई होती है या फिर एक बार फिर से दावों की हवा निकल जाती है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस हेल्दी डिस्कशन में जुड़ने के लिए। आप नजर टिकी रहेंगी 11 और 14 नवंबर को जब वोटिंग होगी और 14 तारीख को नतीजों की तस्वीर साफ होगी और अंता कई सीटों का या 2028 में जो सियासी भविष्य है उसे तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो फिलहाल